हेलो एवरीवन, मैं हूं नरेश वारी। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इलीट थियरी यानी अभिजन सिद्धांत पढ़ेंगे। इलीट थियरी क्या है, कब इसका विकास हुआ, इसकी जो मूल संकल्पना है इलीट थियरी की वो महज इतनी है कि वो थोड़े से लोगों के द्वारा शासन को वैध ठहराते हैं। कहते हैं कि कोई भी समाज होता है, उसमें जो टॉप थोड़े से लोग होते हैं, अल्प समूह होता है, यह शासन करता है। भले ही कोई भी शासन प्रणाली हो, कौन से भी काल में हो, इसको इलीट थियरी के जो विचारक हैं वो इसे वैध ठहराते हैं, लेजिटिमाइज करते हैं। इसका विकास कब हुआ? यह क्वेश्चन प्राय नेट में भी एक दो बार आया हुआ है कि इलीट थियरी का विकास या इलीट थियरी का उदय है वह कब माना जाए। तो इसका उदय है वह है जो पश्चिमी और केंद्रीय यूरोप के समाजशास्त्री पेरेटो मोस्का इनके विचारों को माना जाता है। लेकिन यह पॉपुलर हुई थी 1950s में, मेनली यूएसए में। तो इसको अगर आप संदर्भ में देखें तो फासीवाद का उदय हो रहा है, और फासीवाद के उदय से जस्ट पहले इनका लेखन है, और फासीवाद के उदय के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यह अमेरिका में प्रसिद्ध हुई। इस विचार का लोकतंत्र के साथ संबंध कैसा है, कैसे ये लोकतंत्र का अपना एक नया सिद्धांत देते हैं, लोकतंत्र और अभिजन के बीच में, अभिजन के शासन के बीच में संपर्क स्थापित करते हैं, समाजवाद से कैसा संबंध है, ये हम देखेंगे। फिर जो वो विचारक जिनके अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनके आइडियाज़, उन्होंने किस आधार पर इसको वैध ठहराया है, उन सबको देखेंगे। अभिजन सिद्धांत यानी इलीट थियरी, समूह सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत हैं उस टाइम अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लोकप्रिय हुए थे। तीनों इसलिए आपस में संबंध हैं क्योंकि इन तीनों की जो प्रेरणा है वह शक्ति है, पावर है। अभिजन सिद्धांत का उदय जनतंत्र और समाजवाद के सिद्धांतों के प्रत्युत्तर में केंद्रीय और पश्चिम यूरोप में हुआ। जनतंत्र का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है कि यानी जो ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट बाय द ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल है। इसमें मेन जो इनको बाय द पीपल से दिक्कत है, यानी ये नहीं कहते कि बाय द पीपल कोई शासन संभव भी है और ना ही वह अभिष्ट है या वांछनीय है। समाजवाद में जो समाजवाद का जो इक्वालिटी यानी समानता पर फोकस है, उससे इलीट सिद्धांत को प्रॉब्लम है, इलीट सिद्धांत उसे गलत ठहराता है। फासीवाद के पूर्व अनेक यूरोपीय विचारक, इटली के वेलफेयर पेरेटो, इनकी पुस्तक थी द माइंड एंड सोसाइटी, 1935 में आई। इटली के गिटानो मोस्का, द रूलिंग क्लास। स्विस जर्मन रॉबर्ट मिचेल्स, इनकी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज, सोशियोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द ओलिगार्किल टेंडेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। स्पेन के जॉर्ज ओर्टेगा, वाई गैसेट, द रिवोल्ट ऑफ मासेज। आगे हम इन विचारकों को इंडिविजुअली देखेंगे, इनके द्वारा कौन से कॉन्सेप्ट दिए गए उनको समझेंगे, जिन पर अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। ये बुक्स के नाम महत्वपूर्ण हैं। 1950 के दशक में अमेरिका में जब यह सिद्धांत प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय हुआ, तो जिनका योगदान था वो मुख्यतः थे विज्ञानवादी थे। शुम्पीटर जैसे अर्थशास्त्री, इंपीरियलिज्म एंड सोशल क्लासेज इनकी पुस्तक नाम था। शुम्पीटर एंड मैनहाइम ने इलीट कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी एक तरीके से डेमोक्रेसी का इलिटिस्ट वर्जन क्या होगा वह दिया था। एक्चुअली ये इस बार सिलेबस में नहीं है तो ये हम नहीं देखेंगे। लोवेल जैसे राजनीति शास्त्री तथा सी राइट मिल जैसे समाजशास्त्री, सी राइट मिल की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द पावर एलीट, 1956 में आई। वैसे इलीट का अध्ययन
बहुत पुराना है। एलीट के शासन का अध्ययन क्लासिक टाइम से ही है। इसमें जैसे प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली सभी ने किया। आधुनिक राजनीति में इसका अध्ययन हैरोल्ड लॉसवेल का लोकप्रिय है। एलीट का अध्ययन मात्र करने से एलीट का अध्ययन मात्र उसे किसी भी विचारक को एलिटिस्ट नहीं बनाता। यानी एलीट इस यथार्थवादी तथ्य से कि भी फला उस राजनीतिक व्यवस्था में भले ही कैसा ही लोकतंत्र होने का दावा करे, लेकिन वास्तव में इतने कम लोगों का शासन है, अल्पसंख्यक वह है, उस राजनीतिक समूह में ये होता है वो, ये सिर्फ कहना एलिटिस्ट नहीं है। अगर रूल बाय ए फ्यू को वैध ठहराते हैं, उसको सही मानते हैं, उसकी वकालत करते हैं, वह विचारक एलिटिस्ट कहलाता है। तो विचारक हैं जिन्होंने अध्ययन किया लेकिन किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया, तो वो एलिटिस्ट नहीं कहलाते। जैसे सार्टोरी है, रॉबर्ट डहेल है। ये किसी भी व्यवस्था या उपव्यवस्था का स्थायित्व, कार्यकुशलता, नेतृत्व तथा संधारण इसी वर्ग पर निर्भर करता है। यानी व्यवस्था के कैरेक्टरिस्टिक्स एलीट पर डिपेंडेंट हैं। लॉसवेल ने परिभाषा दी कि वे अल्पसंख्यक जो किसी भी मूल्य का सर्वाधिक पाते हैं अभिजन कहलाते हैं और शेष सामान्य जन होते हैं। लॉसवेल की पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन, हाउ। 1936 में यह प्रकाशित हुई। ये जो एलीट थियरी है, इसकी कुछ आधारभूत मान्यताएं, यानी वो बेसिक प्रीमाइजेज जिन पर सब सहमत हैं, ये अल्पसंख्यक होते हैं। एलीट अल्पसंख्यक होते हैं। अगर कोई बहुसंख्यक को एलीट मानता है तो वह एलीट का शासन नहीं है, वो बहुसंख्यक का शासन है। अभिजनवाद एक प्रकार का सामाजिक डार्विनवाद है। सामाजिक डार्विनवाद यानी डार्विनवाद जो योग्यतम की उत्तरजीविता में विश्वास करता है। योग्यतम की उत्तरजीविता, तो एक तरीके से एलीट थियरी योग्यतम की उत्तरजीविता में विश्वास करती है कि जो योग्य है वह शासन करेगा, भले ही कोई ही भी राजनीतिक व्यवस्था हो। ये उसे अभिष्ट मानते हैं, यानी डिजायरेबल मानते हैं, जिसे अच्छा मानते हैं। समाजशास्त्री अभिजन को एक वर्ग मानते हैं, लेकिन राजनीतिक जो राजविज्ञानी है वो अभिजन को एक वर्ग नहीं मानते, ये उसे बहुलवादी मानते हैं। अभिजनों के हित होते हैं वो शेष जनता से अलग होते हैं। अगर कथन के रूप में आते हैं, दो चार कथन, तो यह कन्फ्यूजिंग लग सकता है कि अभिजनों के हित होते हैं वो जनता से अलग कैसे हो सकते हैं। अभिजनों के हित जनता से अलग होते हैं। अभिजन वर्ग के उद्देश्यों को 3 वर्गों में बांटा गया: सामूहिक हित की प्राप्ति, स्वहित उपलब्धि तथा अवचेतनात्मक अभिप्रेरणाएं। अभिजन वर्ग के जो उद्देश्य होते हैं वो व्यवस्था के संतुलन के होते हैं, यथास्थिति के संरक्षण से संबंधित होते हैं। देखिए, कोई भी व्यवस्था है उसमें अभिजन वर्ग वह है जिसे सत्ता प्राप्त है, यानी जो मलाई खा रहा है। तो कभी भी मलाई का भोग करने वाला जो वर्ग है वह क्रांति या परिवर्तन की वकालत थोड़ी करेगा। इसलिए एलीट थियरी, चूंकि ये एलीट के शासन को सही मानते हैं, तो एलीट थियरी जो यथास्थितिवाद है उसकी समर्थक है, परिवर्तन की विरोधी है, यथास्थितिवादी है। और जो परिवर्तन के समर्थक होते हैं वो शासन को प्रगतिशील यानी बहुजन के शासन की तरफ मोड़ना चाहते हैं। अभिजन वर्ग के साधनों व पद्धतियों का पता लगाना सरल नहीं होता, क्योंकि ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और अपने हितों को वे जनहित के आवरण में प्रस्तुत करते हैं, जबकि मूल उद्देश्य इनको अपनी सत्ता की रखवाली या व्यवस्था का अनुरक्षण इनका उद्देश्य होता है। अभिजन एक कॉन्सेप्ट के रूप में अगर विचारकों के दृष्टिकोणों को देखें तो 2 भागों में बांटा जा सकता है: क्लासिकल और आधुनिक या बहु अभिजनवादी, जो
मानते हैं कि अभिजन एक वर्ग नहीं जबकि कई वर्ग होते हैं। शास्त्रीय में पेरेटो, माइंड एंड सोसाइटी, मोस्का, द रूलिंग क्लास, बर्नहैम, द पावर इलीट 1956। दूसरा इसमें समाजशास्त्रीय विचारधारा या सशक्तिकरण सिद्धांत भी कहते हैं किनको, क्लासिकल वालों को। इन क्लासिकल का आगे 4 भागों में विभाजन है, वो हम आगे देखेंगे। और जो बहुलवादी हैं, अभिजन बहुलवादी विचारक जिनको कहते हैं, जो ये मानते हैं कि एक वर्ग नहीं कई वर्ग हैं, इसका श्रेय C.W. मिल्स के पावर इलीट एनालिसिस को जाता है। शक्ति को एक अभिजन वर्ग के हाथों की बजाय ये अभिजन वर्गों के बहुलते हाथों में बदलता हुआ भी मानते हैं। ये कहते हैं कि एक तो वर्ग है वो एक नहीं है, कई हैं, और दूसरा ये है सत्ता है वो यह सत्ता हाथ बदलती रहती है। अभिजनों के स्वरूप और महत्व का गहन विश्लेषण रिसमैन, रॉबर्ट हेल और सार्टोरी ने किया, लेकिन ये अभिजनवादी नहीं कहलाते क्योंकि ये किसी वर्ग विशेष का पक्षधर नहीं करते। ये बात हम पहले चर्चा कर चुके हैं। शास्त्रीय अभिजन विचार है जो क्लासिकल, जो एक वर्ग मानता है। ये मानते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग जो राजनीतिक निर्णय लेता है, अल्पसंख्यक वर्ग का चुनाव से निर्वाचन होता है। देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग होता है, एलिटिस्ट थियरी राजतंत्र का अध्ययन नहीं है एक तरीके से। राजतंत्र में तो एलिट चुनाव से आते ही नहीं, तो वहाँ तो इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि बहुसंख्यक का शासन होगा। लेकिन ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में भी चुनाव से आता है अल्पसंख्यक वर्ग, चुनाव से चुना हुआ अल्पसंख्यक वर्ग होता है। किंतु निर्वाचक मंडल अभिजनों को स्वीकार्य नेताओं में से ही अपना नेता चुनते हैं। यह वर्ग बहुमत द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, न ही किसी साधन से इसे उत्तरदायी बनाया जा सकता। इस वर्ग में कुछ गुण होते हैं, जैसे शक्ति संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, जो इनका स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन होता है, राजनीतिक कुशलता, व्यक्तिगत विशिष्टता, आत्मचेतना, सुसंबद्धता। इस वजह से ही ये शक्ति हासिल होती है इनको, या ये बने रहते हैं। जेम्स मिशेल्स ने 3C कॉन्शियसनेस, कोहेरेंस एंड कंस्पिरेसी। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, ये सचेत होते हैं, राजनीतिक रूप से यह वर्ग सचेत होता है। कोहेरेंस यानी जो सुसंबद्धता, यानी आपस में ये इनके संबंध अच्छे होते हैं, आपस में ये जुड़े होते हैं, सुसंगठित होते हैं। कॉन्स्पिरेसी यानी षड्यंत्र। यहाँ षड्यंत्र से तात्पर्य है कि ये किसी भी प्रकार के साधन का सहारा ले सकते हैं अपने हितों के लिए, जैसे झूठ बोलना, फ्रेब, हिंसा आदि आदि। शास्त्रीय अभिजनवादी मार्क्सवादी व साम्यवादी पद्धति के विरोधी थे। देखिए, एलिट थियरी है वह आती ही किसके विरोध में है? मेनली जो डेमोक्रेटिक विचार हैं और जो सोशलिस्ट है। तो यहाँ सोशलिस्ट के साथ साथ यह कम्युनिस्ट विचारधारा की भी विरोध करती है। अभिजन एकता का आधार उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि होता है, यानी जो उनकी यूनिटी होती है, क्योंकि ये सिर्फ अभिजनों में गुण होते हैं, लेकिन ये गुण भी एक ही वर्ग से आते हैं। यानी एक वर्ग गुण, सिर्फ गुण होना पर्याप्त नहीं है, उनको ये जो सामाजिक पृष्ठभूमि है ये है उन्हें उनकी एकता का आधार बनती है। आगे हम देखेंगे कि कैसे C.W. मिल्स ने, पेरेटो ने कहा कि जो अमीर है वही बुद्धिमानी है और बुद्धिमानी है वही गणित और संगीत सीखने में सक्षम है। शक्ति संचयी होती है, इसे लासवेल ने एग्रीगेटिव कहा। यह वर्ग अपने उत्तर जीवन के लिए बाह्य तत्वों के साथ समायोजन करता है। मिहान के अनुसार शास्त्रीय अभिजनवाद विचार का मूलाधार किसी न किसी रूप में शक्ति ही है। पढ़ चुके कि भी समूह सिद्धांत, अभिजन सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं। रेंजो, सेरेनो, मैक्रिडीज आदि ने इनको शक्ति सिद्धांत कहा। शास्त्रीय अभिजनवादियों ने अभिजन वर्ग का 4 दृष्टिकोणों से अध्ययन किया। जो क्लासिकल हैं, जो एक वर्ग मानते हैं, इनके 4 दृष्टिकोण से इन्होंने अध्ययन किया। पहला है संगठनात्मक दृष्टिकोण। इसका अध्ययन किया मोस्का और मोस्का के शिष्य रॉबर्ट मिचेल्स ने।
ये मानते हैं कि अभिजनों की जो शक्ति है वह संगठन क्षमता से आती है, संगठन क्षमता में निहित होते हैं, ये अधिक संगठित होते हैं और समाज में महत्वपूर्ण माने जाने वाले मूल्यों पर इनका अधिकार रहता है। संगठन से यानी अभिजनों में किसी संगठन को लीड करने की शक्ति होती है और संगठन में नियम होते हैं, अनुशासन के नियम होते हैं, उसका अपना पिरामिड्स होता है कि जो पदाधिकारी होते हैं जो इसका वॉयलेशन करता है उसे सजा दी जाती है, जो अनुपालन करता है उसको अच्छा सदस्य माना जाता है। तो ये जो संगठन के अपने रूल होते हैं, संगठन का ये जो तरीका है, इसी से अभिजन बनते हैं और अभिजन का शासन स्थापित होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पेरेटो ने किया। पेरेटो ये मानते हैं कि जो इलीट्स हैं उनमें व्यक्तिगत गुण होते हैं, इस वजह से वो शासन करते हैं, वो सत्ता में रहते हैं। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण बर्नहाम ने किया। बर्नहाम ने कहा कि शक्ति का जो आधार है वो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण से आता है और यह मूल मार्क्सिस्ट आइडियाज़ है कि अगर उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण से शक्ति आती है तो यही मार्क्स कहते हैं। संस्थात्मक दृष्टिकोण सी राइट मिल्स ये मानते हैं कि शक्ति का आधार वह संस्थात्मक या संरचनात्मक ढांचा है। अगले जो विचारक हैं बहुजनवाद, इसमें फोर्थ जो दृष्टिकोण है वह है संस्थागत दृष्टिकोण में ही सी राइट मिल्स हैं। अगले हैं ओर्टेगा वाई गैसेट जो जन समाजों का सिद्धांत विकसित जिन्होंने किया और इसे ही संस्थात्मक दृष्टिकोण को ही स्ट्रेटिफिकेशन थियरी कहते हैं। इलीट थियरी यूजीसी नेट जेआरएफ की एक फेवरेट टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, अक्सर आते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में भले ही कोई सा भी स्टेट हो, राजस्थान हो, यूपी हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, प्रत्येक के सिलेबस में है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। ये थोड़ा मिसप्लेस हो गया, ये फर्स्ट स्लाइड का कंटेंट आ गया। अब हम ये देखते हैं कि जो क्लासिकल एलीट थियरिस्ट हैं उनमें जिन्होंने मनोवैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण किया उनका नाम है पेरेटो। पेरेटो ने वो कौन से गुण बताए एलीट में, किस आधार पर उसकी एलीट साम्राज्य की स्थापना की, देखते हैं। पेरेटो ने कहा कि प्रत्येक धंधे और समाज के स्तर के शिखर के व्यक्ति अभिजन होते हैं, इवन चोरों और वेश्याओं के भी अभिजन होते हैं। अभिजन प्राय एक ही वर्ग से आते हैं, जो अमीर है वही बुद्धिमान भी है और जो बुद्धिमान है उसे ही गणित संगीत सीखने की उच्च क्षमता होती है। मनोवैज्ञानिक पक्षों पर जोर दिया एलीट पेरेटो ने कि गुण होते हैं उनके आधार पर ही व्यक्ति एलीट बनता है। समस्त समाज को एलीट एंड नॉन एलीट में बांटा और फिर एलीट को उन्होंने रूलिंग एलीट और नॉन रूलिंग एलीट में बांटा। नॉन रूलिंग एलीट जो होते हैं वो वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी और अभियंता होते हैं। अभिजन वर्ग चालाकी और बल के मिश्रण से शासन करता है, यानी सिर्फ सहमति से नहीं करता, चालाकी और बल दोनों का मिश्रण रहता है। सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स, यानी एलीट्स के शासन का मतलब यह नहीं है कि एलीट एक बार के लिए एलीट, हमेशा के लिए एलीट नहीं। एलीट में सर्कुलेशन होता है, यानी जो अगर ये एलीट्स हैं और ये नॉन एलीट्स हैं, इन एलीट्स में एक पोर्शन सरकार में है और एक सरकार से बाहर है, तो इनके मध्य भी सर्कुलेशन होता है और कुछ एक सर्कुलेशन एलीट और नॉन एलीट्स में भी होता है। तो सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स को सिर्फ पेरेटो ही नहीं और भी विचारक मानते हैं, लेकिन पेरेटो ने अध्ययन सबसे पहले किया, सबसे अच्छा किया, इसलिए सर्कुलेशन ऑफ एलीट पेरेटो का कॉन्सेप्ट माना जाता है। सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स 3 तरह का होता है: प्रतिनिधित्व और निर्वाचन, सहवर्ण और प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन यानी वह उसे
रिप्लेस कर देता है। इन परिवर्तनों के कारण अभिजन वर्ग प्रजातंत्र के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर लेता है। देखिए, जैसा यहाँ प्रतीत हो रहा है कि जब ये एलीट हैं और ये नॉन एलीट हैं और इनके बीच में सर्कुलेशन हो रहा है, तो यही तो डेमोक्रेसी है। तो ऐसा करके उसने डेमोक्रेसी का आवरण ओढ़ लिया है। वास्तव में जो रूल है, शासन है, वह किसका होता है? एलीट का होता है। पेरेटो का कॉन्सेप्ट है इतिहास कुलीन तंत्र की शमशान भूमि है। उससे ये तात्पर्य है पेरेटो का कि ये जो प्रोसेस चलती है सर्कुलेशन वाली, अंततः हर एलीट खत्म हो जाता है। तो इस वजह से वो सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स को जस्टिफाई करने के लिए ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि इतिहास अभिजन और अभिजनेत्र के मध्य संघर्ष है। पेरेटो के अनुसार शासन अभिजन या तो मार दिए जाते हैं या उखाड़ दिए जाते हैं, वे स्वयं हटना तो पसंद करते नहीं। नवीन शासक अभिजन कुछ पीढ़ियों में हटाए जाने से बचने के लिए समय पर शक्ति ग्रहण करते हैं। उनका उत्तर जीवन निम्न अभिजनों के प्रवेश अनुमति देकर एक खुली व्यवस्था के रूप में संभव है, लेकिन यह पूर्ण रूपेण से खुली व्यवस्था संभव नहीं है। मानवतावाद और प्रजातंत्र को अपनाने से वो उखाड़ दिए जाते हैं। तो ये जो सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स है, ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको पेरेटो ने समझाया। पेरेटो ने कहा कि जो मान लीजिए ये एलीट वर्ग है, होना तो संरचना ये पिरामिड शेप में होगी और ये नॉन एलीट है। तो अगर अभिजन वर्ग में पतनशील तत्वों की संख्या बढ़ जाए, यानी अभिजन वर्ग में पतित तत्व आ गए, या शासित वर्ग में, यानी या तो इनमें पतन हो जाए या इनमें उच्च गुणों का विकास हो जाए, इस प्रक्रिया में सर्कुलेशन ऑफ एलीट होता है और प्रत्येक अभिजन अंततः खत्म हो जाता है। यह परिवर्तन कई बार शासक अभिजन के अंदर तो कभी शासक और अशासक अभिजन के मध्य होता है। जैसे ज़्यादातर इन्हीं के मध्य होता है, जो एलीट और जो एलीट इन पावर और एलीट जिनके पास शक्ति नहीं है उनके मध्य होता है, लेकिन बहुत बार एलीट और नॉन एलीट के मध्य भी यह होता है। पेरेटो की चिंता यह थी कि शासक अभिजन के नष्ट होने से समाज में असंतुलन आ जाता है, उसका समाधान क्या हो। यानी इससे यह स्पष्ट है कि पेरेटो ये जो एलीट सर्कुलेशन से उसी व्यवस्था के बचाने के समर्थक हैं, यथास्थितिवाद के समर्थक हैं। अभिजनों के मनोविज्ञान में होने वाले परिवर्तनों के लिए पेरेटो ने रेसिड्यू की संकल्पना विकसित की कि ये जो सर्कुलेशन होता है, ये जो पतनशील तत्वों की संख्या बढ़ जाती है या आवश्यक उच्च गुणों की संख्या बढ़ जाती है गैर एलीट में, वो क्या है, इसके लिए प्लेटो ने एक संकल्पना दी, उसे रेसिड्यू यानी अवशेष की संकल्पना कहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। अवशेष से तात्पर्य उन गुणों से है। अवशेष क्या है? वह गुण है जिनका मनुष्य जीवन में सहायता से मनुष्य ऊंचा उठ सकता है। पेरेटो ने 6 अवशेष यानी 6 रेड्यूज को आइडेंटिफाई किया, लेकिन इन 6 में 2 रेसिड्यू को पेरेटो ने महत्वपूर्ण माना। वो 2 थे कॉम्बिनेशन और परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स। कॉम्बिनेशन से तात्पर्य है चालाकी और परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट से तात्पर्य है बल प्रयोग। यानी ये एक तरीके से गुण हैं और इन गुणों को जो अभिजन धारक करता है उनको पेरेटो ने स्पेकुलेटर्स, स्टोरिये और रेंटियर्स किरायाजीवी कहा। अधिकांश पेरेटो मानते हैं कि शासन प्रणाली में अधिकांश जो मानव गतिविधियाँ होती है वो तर्कपूर्ण व अबुद्धियुक्त होती है, किंतु मनुष्य उन्हें तर्क, बुद्धि और विवेक का जामा पहनाता है। यह जो तर्क का जो जामा पहनाता है एलीट, यह कार्य भी 2 रूप में होता है, रैशनलाइजेशन, डेरिवेशन यानी हिंदी में बोलेंगे इसको निष्पत्तिकरण। यह कार्य जैसे मार्क्स विचारधारा को मानता है, मोस्का का पॉलिटिकल फॉर्मूला है, सोरेल जिसे मिथ कहता है यानी नैतिकता का या किसी राष्ट्रीय हित का आवरण चढ़ाना, इस टाइप से जो व्यक्ति की थॉट प्रोसेस को ही चेंज करता है वह कहलाता है रैशनलाइजेशन या डेरिवेशन। दूसरा जो तरीका है उसे कहा रेजिड्यू। देखिए रेजिड्यू की यहाँ आपने 2 अर्थ देख लिए। एक रेजिड्यू है वह है गुण के अर्थ में है,
और दूसरा रेजिड्यू है वह एक ऐसा कार्य है जो अनैतिक काम को नैतिक के रूप में है। यह जो एस.एल. वर्मा है उस पुस्तक में इसे कार्य के रूप में दिखाया गया है और एस.पी. वर्मा में इसे गुण के रूप में डिफाइन किया गया है। रेसिड्यू के तहत कर्ता क्या कवर होता है? कर्ता की दशा संवेगों और प्रवृत्तियों का रूप होती है। मूल प्रवृत्तियां अनेक होती है, लेकिन ये भी दो समूहों में, यही कॉम्बिनेशन एंड परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स मानते हैं। कॉम्बिनेशन के तहत मनुष्य कल्पना के प्रयोग द्वारा विचारों को क्रियान्वित करने की ओर प्रवृत्त रहता है, जैसे कला, आविष्कार, विचारवाद, राजनीतिक कौशल आदि। यह वर्ग जिसका इस्तेमाल करता है उसे मैकियावेली की लोमड़ी से तुलना की पेरेटो ने, जो सहमति से शासन करता है। और दूसरा जो गुण या कार्य है वह है परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स। यह कार्य एक बार स्थापित होने के पश्चात सुदृढ़ होने का प्रयास इस प्रकार का प्रतिबिंब है, यानी एलीट से एक बार इस्टेब्लिश होने के बाद में वह उस हटने से जो रेजिस्टेंस शो करता है वह है परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स। यह कार्य मैकियावेली ने जो बांटा था उस कार्य की शेर से तुलना की है पेरेटो ने, और यह बल प्रयोग की सहायता से करता है। लोमड़ी और शेर वर्ग एक दूसरे के विरोधी है। देखिए पेरेटो ये भी कहता है कि इलीट्स में ये जो सहमति से शासन करने वाले और बल प्रयोग से शासन करने वाले वर्ग हैं ये एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन व्यवहार में ये सहयोग से चलते हैं, यानी व्यवहार में जो अनुन्य और बल का रूप है वो मिश्रित पाया जाता है, दोनों का साथ में अस्तित्व पाया जाता है। पेरेटो कहते हैं कि शासन कैसा होगा, यह इस पर निर्भर करता है कि शासन अभिजन की प्रवृत्ति है वो कौन सी है, शेर वाली है या लोमड़ी वाली है। लेकिन पेरेटो ने लोमड़ी और शेर के गुणों के संतुलन को ही आदर्श माना, यानी कोई भी शासन ऐसा नहीं हो सकता कि वह सहमति से चले, या कोई भी शासन ऐसा अच्छा नहीं हो सकता कि वह सिर्फ बल प्रयोग से चले। और अगर यह संतुलन नहीं होता है तो इतिहास में वह जो स्टेट है वह इधर उधर झूलता है। सामाजिक अनुरक्षण में पेरेटो की रुचि थी। हमने देख लिया कि जो एलीट थियरी है वो मेनली परिवर्तन का विरोध करती है, जो व्यवस्था है उसी का अनुरक्षण में उसकी रुचि है। पेरेटो ने कहा समय समय पर परिवर्तन होते रहने चाहिए, यानी ये व्यवस्था अनुरक्षित तभी हो पाएगी जब सर्कुलेशन ऑफ इलीट होगा, सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स होगा। और इलीट्स में भी जो रेंटियर्स एंड स्पेकुलेटर्स है उनके बीच में संतुलन होना चाहिए, तभी व्यवस्था में संतुलन रह पाता है, व्यवस्था अनुरक्षित रह पाती है। पेरेटो के अनुसार क्रांतियाँ कब होती है? क्रांतियाँ होती है जब अभिजनों के मध्य जो प्रत्यावर्तन या परिवर्तन की प्रक्रिया है यह कमजोर पड़ जाए, अभिजन अवशेषों यानी उन गुणों से वंचित हो जाएं जो अभिजनों के लिए आवश्यक हैं, अभिजन बल प्रयोग से आनाकानी करने लगे तो क्रांतियाँ होती है। या जो पिरामिड है, अभिजन है, यहाँ ज़्यादा जमावड़ा हो जाए, यानी ये पिरामिड अगर ऐसा बन जाए, ज़्यादा ऊपर इलीट ज़्यादा हो जाए, निम्न वर्ग में ऐसे लोग उत्पन्न हो जाएं जिनके पास रेजिड्यू हैं और बल प्रयोग करने में ये संकोच नहीं करें, ये भी इलीट्स का ही गुण है। तो अगर निम्न वर्ग में ऐसे इलीट गुणों वाले लोग पैदा हो जाएं तो भी क्रांति होती है। ये थे पेरेटो के विचार। हमने पेरेटो का जो मेन आइडिया था वो सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स, रेसिड्यू, 6 में से कौन से 2 जो रेसिड्यू, कॉम्बिनेशन एंड परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स पढ़ा, ये महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ते हैं मोस्का। 1858 से 1941 मोस्का का जीवन काल था। पेरेटो एक समाजशास्त्री थे और मोस्का एक राजनीतिक शास्त्री, इसलिए मोस्का ने राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री के रूप में इस सिद्धांत को और अधिक विकसित किया। मोस्का ने जो अरस्तु का वर्गीकरण था प्रशासकों का, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, उसको मिथ्या बताया और बल दिया कि शासन एक ही प्रकार का होता है और उसका नियंत्रण अभिजन वर्ग के हाथ में होता है। यह तो मेन अवधारणा है इलीट्स की।
मोस्का ने ही सर्वप्रथम अभिजन व अभिजनेतर जनता के मध्य संबंधों की सुव्यवस्थित गवेषणा की, ऐसा एस.एल. वर्मा मानते हैं। शासक अभिजन वर्ग को शासक अभिजन या राजनीतिक वर्ग कहा। इन्होंने अभिजन को शासक अभिजन या राजनीतिक वर्ग कहा और कहा कि आदेश देने की प्रवृत्ति, पहला गुण है आदेश देने की अभिवृत्ति और दूसरा है राजनीतिक नियंत्रण का प्रयोग करने की क्षमता ही अभिजन वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी आदेश देने की अभिवृत्ति और राजनीतिक नियंत्रण का प्रयोग करने की क्षमता, ये दो गुण अभिजनों के मेन गुण हैं। किसने माने? मोस्का ने। अभिजनों की शक्ति संगठन क्षमता में निहित होती है कि पेरेटो थे वो मनोवैज्ञानिक के आधार पर विश्लेषण किया था और मोस्का ने ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर विश्लेषण किया था। क्लासिकल थियरी को 4 वर्ग हमने पढ़े थे। यह वर्ग अधिक संगठित होता है। सतर्कता, शीघ्रता, संचार संबंधों के स्वत्व आदि के कारण अल्पसंख्यक अधिक संगठित होते हैं। मोस्का भी पेरेटो की तरह सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स में विश्वास करते हैं। जब अभिजन में ये वृत्तियां कम हो जाएं और गैर अभिजन में ये बढ़ जाएं तो सर्कुलेशन होता है, जो सेम ऐसा ही पेरेटो ने माना था। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने कहा कि शासक वर्ग जब जनसाधारण को जो सुविधाएं देता है वो सुविधाएं देने में वो सक्षम ना हो, या जनसाधारण को वो सुविधाएं महत्वहीन लगने लगे, नए धर्म का उत्थान हो जाए, सामाजिक शक्तियों में परिवर्तन हो जाए, सत्ता में परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। यानी ये सब हो जाए तब सत्ता में परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। समाज के नए हित, नए आदर्श, नई समस्याएं उत्पन्न हो जाएं, तब यह सर्कुलेशन और ज़्यादा तेज हो जाता है। यानी मोस्को ने सर्कुलेशन कब माना? पहला तो है गुणों का अभाव, यहाँ अभाव हो जाए, यहाँ बढ़ जाए। दूसरा, ये सारी चीज़ें परिवर्तन हो जाएं, यानी एक तरीके से मूल्य ही नए आ जाएं, तब सर्कुलेशन होता है। पेरेटो और मोस्का का अगर हम थोड़ा तुलना देखें तो पेरेटो ने मनोवैज्ञानिक कारणों को माना, मोस्का ने मनोवैज्ञानिक के साथ साथ सामाजिक कारणों को भी किसके लिए जिम्मेदार माना? यहाँ बात हो रही है सर्कुलेशन की और इलीट के उदय की। पेरेटो आदर्शवाद और मानववाद के बड़े आलोचक हैं। पेरेटो एक्चुअली क्या है? सोशियोलॉजिस्ट है, जबकि मोस्का पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। तो इन्होंने आदर्शवाद और मानववाद की आलोचना की, पेरेटो ने इतनी आलोचना नहीं की। इनका बल प्रयोग पर आग्रह ज़्यादा था, जबकि मोस्का का इतना नहीं था। ये गतिशील समाज में समझाने बुझाने से परिवर्तन के समर्थक थे। मोस्का ने सत्ता प्रवाह के 2 कार्य नियम माने, एक तंत्रात्मक और उदारवादी, भर्ती के भी कुलीन तंत्रात्मक और प्रजातंत्रात्मक। इन 2 कार्य सिद्धांतों और 2 प्रवृत्तियों को मिला करके उन्होंने व्यवस्था का वर्गीकरण किया। कई बार ऐसा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से 2 कार्य नियम माने, कौन से 2 प्रवृत्तियां मानी। मोस्का आधुनिक प्रजातंत्रात्मक समाज के संगठनों में बटे राजनीतिक वर्ग के स्वरूप से अधिक संबंधित थे। उन्होंने प्रतिनिधित्व प्रणाली को राज्य व्यवस्था में विभिन्न सामाजिक बलों की सहभागिता सुनिश्चित करने वाला और संतुलन स्थापित करने वाला बताया। और मोस्का आगे चल अरस्तु के गोल्डन मिक्स और प्रतिनिधित्व व्यवस्था के समर्थक बन जाते हैं। मोस्का का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वह है पॉलिटिकल फॉर्मूला। पॉलिटिकल फॉर्मूला क्या है? पॉलिटिकल फॉर्मूला वो नैतिक और कानूनी सिद्धांत हैं जिन पर राजनीतिक वर्ग की शक्ति टिकी होती है और ये हर समाज के यूनिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं, यानी हर समाज के अलग पॉलिटिकल फॉर्मूला होते हैं। ये हैं वो सिद्धांत, वो मोरल और लीगल सिद्धांत जिन पर इलीट का शासन टिका होता है। अगले हैं मोस्का के शिष्य रॉबर्ट मिचेल्स। रॉबर्ट मिचेल्स जिस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं वह है आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। इन्होंने संगठनात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन किया मोस्का के साथ। कोई भी आंदोलन, इनका था कि कोई भी आंदोलन हो या राजनीतिक दल हो, संगठन के बिना सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और संगठन स्वयं में क्या होता है?
अंतर्वर्ती स्वअल्पतांत्रिक प्रवृत्तियां मौजूद होती है, यानी सत्ता स्वाभाविक रूप से एक छोटे से वर्ग में संकेंद्रित होना शुरू हो जाती है संगठन में। अभिजन नियंत्रण संगठन पर निर्भर होता है और संगठनात्मक योग्यता केवल शक्ति ही नहीं, वह अभिजन वर्ग का उदय भी करती है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, अल्पतंत्र का लो नियम सर्वत्र सभी संगठनों में, यानी हर कहीं और सभी प्रकार के संगठनों में यह नियम लागू होता है। इस नियम से तात्पर्य है कि हर संगठन में स्व अल्पतांत्रिक यानी थोड़े से लोगों में शक्ति के संकेंद्रण की प्रवृत्ति होती है और धीरे धीरे वह अभिजनवादी व्यवस्था या अभिजन मॉडल में कन्वर्ट हो जाता है। इसे आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कहा। समानता और प्रजातंत्र की जो समर्थक थी जर्मन जनवादी पार्टी, उसका इन्होंने विश्लेषण किया। और ये एलीट हैं, ये नेतृत्व, कुशल, अनुशासन, कोष, सूचनाओं, संचार साधनों पर नियंत्रण से शक्ति का उत्थान करते हैं और संगठन के लक्ष्यों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। ये संगठनात्मक कारक निषेधात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कारक भी पैदा करते हैं। निषेधात्मक यानी कोई संगठन अपने सदस्यों को बहुत सारे काम करने पर जो प्रतिबंध लगाता है, इसके बावजूद भी सदस्य वहाँ रहते हैं, यह निषेधात्मक कारक है। मिचेल्स ने प्रजातंत्र का सीमित समर्थन किया, कहा कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दल अपना अल्पतंत्र विकसित कर लेते हैं और इस प्रतियोगिता के कारण जनता का प्रभाव बना रहता है। प्रजातंत्रात्मक प्रवृत्ति अल्पतंत्र का अवरोधन कर सकती है लेकिन रोक नहीं सकती। कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में राजनीतिक दलों का बहुमत होता है या राजनीतिक दलों की संख्या कई होती है, यानी मोर देन वन होती है। तो यद्यपि प्रत्येक राजनीतिक दल की जो प्रवृत्ति है वह अभिजनवादी है, उसमें थोड़े से क्या है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की अगर लगाएं तो सत्ता फाइनली थोड़े से लोगों के पास है, लेकिन इनके मध्य आपस में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है। इस प्रतियोगिता को ही डेमोक्रेसी माना कि इस प्रतियोगिता के कारण ही डेमोक्रेसी है, यानी जनता का शासकों पर प्रभाव है, जनता शासकों को बदल सकती है। मोस्का की तरह मिचेल्स अपने इस बहुलवाद के द्वारा अल्पतंत्रों के बीच प्रतियोगिता के माध्यम से प्रजातंत्र के साथ समझौता करते हैं। मैंने बता दिया कि भले ही इन संगठनों की अल्पतांत्रिक प्रवृत्ति है, लेकिन चूंकि इनके मध्य कंपटीशन है तो इस कंपटीशन से ही जनता का शासन बदलने पर और जनता के शासन पर प्रभाव है। यही प्रभाव लोकतंत्रात्मक प्रभाव है। थियरी ऑफ मास माइंड, मिचेल्स का अगला जो है, फर्स्ट था आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, दूसरा है थियरी ऑफ मास माइंड। थियरी ऑफ मास माइंड कहने का उनका अर्थ है कि वो कौन से गुण हैं इलीट्स में और नॉन इलीट्स में, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो कहते हैं कि जो साधारण मनुष्य है वह उदासीन, आलसी और गुलाम वृत्ति का होता है, शासन में सक्रिय रूप से भाग लेने में वह असमर्थ होता है, तटस्थ होता है और उनमें समर्पण, आज्ञा पालन और समान भावना का प्रभाव हो जाता है। जहाँ तक सर्कुलेशन ऑफ इलीट की बात है, पेरेटो, मोस्का के साथ मिचेल्स भी मानते हैं, कहते हैं कि कभी कभी क्रांतियाँ भी होती है, लेकिन एक क्रांति के बाद में फिर एक जो नया वर्ग आता है वह वर्ग भी वही सेल्फ इलिटिस्ट टेंडेंसी वाला होता है, उसमें भी रूल बाय फ्यू होता है। मिचेल्स का एक कथन है, महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि इतिहास की लोकतांत्रिक प्रवृत्तियां समुद्र में उठने वाली लहरों के समान हैं। लहरें क्या होती है? अस्थायी होती हैं, उठती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं। वे सदा छिछले किनारों से टकराकर टूट और बिखर जाती है। जैसा उन्होंने बताया कि क्रांति होगी, लेकिन क्रांति के बाद में जो नया वर्ग आएगा वह नया वर्ग इलीट ही होगा, इसमें वही टेंडेंसी होगी। इस वीडियो में हम पेरेटो, मोस्का और मिचेल्स पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम जॉर्ज ओर्टेगा वाई गैसेट्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।